Good morning, student. Class 7, chapter 1st in civics and new topic equality in India some instances. यानी इंडिया में जो इक्वालिटी हम देखेंगे और ये भी देखेंगे साथ साथ कि किस तरह हम इस इक्वालिटी के ऊपर आज खड़े हैं, तो ये कहाँ से और कैसे मूव होकर आई है। अगर हम बात करते हैं इसी में, देखिए आप ही की बुक का टॉपिक है कास्ट या कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटी बट देर आर मैनी चैलेंजेस फेस्ड बाय द पुअर पीपल इन इंडिया। ये बात तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो हमारी कंट्री में जो पुअर पीपल की जो स्थिति है, जो सिस्टम है उनके लिए और जो उनके हालात है, जिस तरह वो सरवाइव करते हैं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। यानी आज अगर हम बात करें तो हम इस लॉकडाउन की बात करते हैं जो अभी हमारे पैंडेमिक यानी जो कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने लगाया था। तो बच्चों जो हाई फाइनेंशियल सेक्टर में थे ना, यानी जो अमीर थे, जो उन लोगों के पास हर साधन थे, यानी हर चीज़ थी। अगर ये लॉकडाउन साल भर भी रहता तब भी एक अच्छे फाइनेंशियल वर्ग यानी ग्रुप के पास पैसा था, तो पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, तो उनके लिए इजी था। लेकिन एक गरीब, मानिए जो वेंडर आप जो देखते हैं मार्केट में सब्ज़ी बेचता है, प्लास्टिक के सामान बेचता है, या आप फुटपाथ पर देखते होंगे कुछ सामान बेचते हुए नज़र आते हैं, आपको ठेले पे लोग नज़र आते हैं, मज़दूरी करते हुए नज़र आते हैं, ऑटो चलाते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम जो आप देखते हैं किसी पुअर पीपल को, गरीबों को करते हुए। आप सोचिए वो डेली वेजेस पे काम करता है, यानी रोज़ाना जो कमाता है, जितना कमाता है उसकी फैमिली जो है उसी पे बेस्ड रहती है। अब लॉकडाउन के दौरान जब जॉब ही नहीं थी, सिस्टम ही नहीं बैठा, तो सोचिए आप उन्होंने किस तरह सरवाइव किया होगा, कितनी प्रॉब्लम फेस की होगी। हमें नहीं पता चला, हमारे लिए ये एक पिकनिक के बराबर था, नई नई डिशेस, मम्मी को रोज़ परेशान करना, डिशेस बनवाना। लेकिन एक गरीब के लिए वाकई में जीना या मरना, ये दोनों की स्थिति थी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह, मैंने आपको बता दिया कि डेली हम ये भी देखते हैं कि किस तरह जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, या कोई भी फैक्ट्री समझ लीजिए आप, वहाँ पर गरीबों का शोषण होता है। कैसे होता है कि कोई है, मज़दूर आते हैं काम करने के लिए, कोई 250 रुपये में आज 3-4 महीने से काम कर रहे हैं 250 लेकर। अगर कोई नेक्स्ट डे कोई ऐसा मज़दूर आ जाता है जो 200 में काम करता है, तो उस 250 वाले को निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके मालिक के पास 50 रुपये बच रहे हैं। तो क्या हुआ, किसी को जॉब पे से हटा दिया, यानी आज उसके घर के लिए खाना जो है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी जॉब चली गई। तो ये सिस्टम बहुत देखा गया है सोसाइटी में। हम नहीं समझते, हम हमारे सिर्फ 50 रुपये बचाने की खातिर ऐसे बहुत सारे काम कर देते हैं जो शायद नहीं करने चाहिए। कास्ट सिस्टम देखिए आप, कास्ट सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा था कि हम जो है हमारे प्रीवियस टाइम से, यानी एंशिएंट टाइम से ही कास्ट सिस्टम देखते आए। जैसे शूद्र है, जो जिन्हें हम दलित कहते हैं आज, हैव बीन सेग्रेटेड फ्रॉम सोसाइटी एंड दे बिलोंग टू लोअर कास्ट। लोग मानते हैं कि वो लोअर कास्ट है। कास्ट सिस्टम बहुत है सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम की वजह से क्या देखा गया कि जो दलित के बच्चे होते हैं उन्हें ना तो एजुकेशन में बेटर पोजीशन मिल पाती है, ना उनको वो सारे रिसोर्सेज मिल पाते हैं जो उनको चाहिए, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप अगर मान लीजिए आपकी क्लास में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में एक बच्चा आता है जो दलित कास्ट को बिलोंग करता है, अगर आप लोग उससे फ्रेंडशिप नहीं करोगे, आपकी टीचर उसके साथ इक्वालिटी वाला बिहेव नहीं करेंगी, उस बच्चे को कितना बुरा फील होगा। उसको आप एकदम से अलग बेंच पे बिठा दोगे, कोई बात नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई लेन देन नहीं,
ना टीचर का अटेंशन उसकी तरफ है, तो वो एक इंटेलिजेंट बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाएगा और वो जो पढ़ाई की तरफ से हटके एक कहते हैं ना अपने लिए घृणा पैदा हो जाना, नफ़रत वाली चीज़ें उसके दिल में हो जाएंगी। यानी एक अच्छे खासे बच्चे को हमने इस सिस्टम पे ला दिया, क्या सिर्फ हमारे बिहेवियर की वजह से। तो थ्रू द कास्ट सिस्टम हैव ए बैंड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट स्टिल प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस। अनटचेबिलिटी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैंड है। क्यों बैंड है? इसका आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो खुद इसी कास्ट को बिलोंग करते थे। और इससे बड़ी और क्या बात होगी कि वो कास्ट जिसको हम साथ नहीं बैठा सकते थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही उसी ने है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि उन्हें कुएं में से पानी नहीं भरने दिया जाता था, लेकिन आज देखिए, आज की सोसाइटी, आज के समाज में अगर हम ये चीज़ें देखते हैं तो नहीं देखते। आज हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस कास्ट का है, किस रिलीजियस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि हमारे लिए या तो वो हमारा फ्रेंड है या हमारा पड़ोसी है, बस यही काफ़ी है। आज हम ये चीज़ें नहीं देखते। हमारी क्लासरूम में देखिए आप, हर कास्ट के स्टूडेंट बैठे रहते हैं, पर हमें कोई फ़र्क पड़ता है? आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना? वेरी गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन। अब रिलीजियस की बात करें तो आप तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन आज भी देखा गया कि रिलीजियस के बेस पे देखिए, जैसे अलग अलग रिलीजियस के पीपल होते हैं ना, तो कुछ रिलीजियस इतना डिफ़िकल्टी के रूल्स होते हैं कि वो अदर रिलीजियस के पर्सन को अपना जो हाउस है वो रेंट पे नहीं देते कि भाई ठीक हम उन्हीं को देंगे जो हमारे कास्ट के होंगे। ऐसे बहुत जगह देखा गया है। तो apart from the caste and religion, the other base of discriminator are the class we come from and gender. Discrimination in any form of hurts and dignity. Everyone deserves the same respect and dignity as anyone else. Democracy promotes dignity and freedom in an individual in the following manner. Long struggle by women have made people realize the importance of respect and equal treatment to women in a democracy. The realization has helped the disadvantaged and discriminated caste of the society by providing them with equal status and opportunity. Expectation from democracy also functions as criteria for judging एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए, अगर सिस्टम है तो कास्ट से हटकर हम रिलीजियस की बात करते हैं, तो ये जो प्रीवियस टाइम में हम जो देख रहे हैं वहाँ पर भी ये बहुत चलता था। एक विलेजेस जो थे वो इस तरह से ग्रुप्ड हुआ करते थे कि ठीक है, एक तरफ एक रिलीजियस के, दूसरी तरफ दूसरे रिलीजियस के। लेकिन आज क्या है, आज हम इतने ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, हम इतने समझते हैं इन चीज़ों को कि जिस तरह हमारा रिलीजियस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह सामने वाले का रिलीजियस भी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो हमारे रिलीजियस के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है तो हमें भी कोई राइट नहीं है कि उसके रिलीजियस पे उंगली उठाएं। और ये अधिकार, ये जो राइट है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। यानी आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप इंडिया में हो, आप कंट्री में हो, तो आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हो। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये राइट दे रहा है तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। इसके साथ साथ ही कास्ट रिलीजियस के साथ साथ भी एक वुमेन्स का टॉपिक जुड़ता है इसके अंदर कि वुमेन जो थी वो भी बहुत समय से, यानी पुराने ज़माने से, पुराने सिस्टम से ही हमने देखा है कि वुमेन को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। आज भी हम बेटा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आज वुमेन क्या नहीं है, वुमेन ये है, वुमेन, लेकिन आज भी स्थिति बहुत ख़राब है औरतों की। आज भी हम सिर्फ कुछ ही, यानी आप ये समझ लीजिए 100 में से सिर्फ 10% वुमेन ही आगे बढ़ पाई हैं। आज भी स्थिति बहुत ख़राब है। आज भी सिस्टम ये है कि अगर वुमेन जॉब भी करती है तब भी उसे पूरी तरीके से घर को हैंडल करना पड़ता है।
समझ रहे हो, आज भी यही स्थिति है। तो घर प्लस जॉब प्लस चिल्ड्रन, तो इतना सारा बर्डन उस पर होता है, फिर भी वो इक्वालिटी वाला सिस्टम नहीं है। आज भी हम देखते हैं जो पुरुष प्रधान समाज है, यानी घर में आज भी कोई डिसीजन लेना हो तो मोस्टली घरों के अंदर मेन जो होते हैं उनका डिसीजन आखिरी होता है। तो ये सोच हमें बदलनी है, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि 10-11% वुमेन्स आगे बढ़ी हैं, तो क्यों ना हम अपनी सोच को बदल के, हम जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट में भी 33% सीट जो है रिजर्वेशन है। एज अ कैंडिडेट एक लीडर अगर बनना चाहती है वुमेन, तो 33% सीट रिजर्वेशन पे वुमेन्स के लिए है। क्यों है? क्योंकि ये उनके हालात, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको खुल के जो आना चाहती हैं सामने, जो बोलना चाहती है, जो समझती हैं, जो अपने वर्ग की यानी अपने वुमेन्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट में आए और वहाँ से उनके पास जब पावर आएगी तो वो समाज को सुधार सकते हैं। तो इस तरह से हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा और तब जाके हम एक बहुत अच्छे समाज की स्थापना कर सकेंगे। बात करते हैं इक्वालिटी इन अदर कंट्री की, तो देख लीजिए आप लोग, इक्वलिटी इन अदर कंट्री, ये बराक ओबामा है, ये मार्टिन लूथर किंग है, ये रोज़ा पार्क हैं। आपको अगर बताऊं तो equality is not only prevalent in India, it exists even in developed states like US, where African Americans were denied right to equality for centuries. It was Rosa Parks, an Afro-American woman who refused to vacate her seat for a white man in a bus, was December 1955 that started the civil rights movement in US, led by Martin Luther King. Many people even called it the Black Power movement. The Civil Rights Act 1964 brought an end to discrimination on the basis of race, religious, or maternal origin. Likewise, Afro-American children were no longer to be discriminated in school. The rise in power of the first African-American president, Barack Obama, in the USA has raised hopes among people of different colors of a more egalitarian society. He had successfully been the 44th president of the United States from 2009 to 2017. यानी हम सिर्फ हमारे इंडिया की बात नहीं करें, अगर हम अलग अलग देशों में भी देखते हैं, कंट्रीज़ में देखते हैं, तो हमें कास्ट, कलर्स, जो रिलीजियस है, इन सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, भेदभाव नज़र आता है। कैसे? देखिए, ये जो रोज़ा पार्क की पिक दिख रही है आपको, ये वाली ये जो थी, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने अपनी वॉइस रेज की थी। पहले अफ्रीका में ये चलता था कि इवन अमेरिका में भी कि जो काले लोग होते थे, जिनकी स्किन कलर ब्लैक होती थी, उनको लोवेस्ट माना जाता था, और जो वाइट पर्सन होते थे उन्हें रिच माना जाता था। ये साउथ अफ्रीका में भी चलता था, तो ये दोनों तरफ ही चलता था। तो रोज़ा पार्क ने क्या किया था, ये बैठी थी एक बस में, तो ये था कि अगर कोई वाइट पर्सन उस बस में चढ़ जाता है तो ब्लैक पर्सन को खड़े हो जाना पड़ता है, वो सीट को छोड़ देना पड़ता है। लेकिन ये खड़ी नहीं हुई और इन्होंने वहीं से कहा जाता है कि इनको बस से धक्का मार के चलती हुई बस में से फेंक दिया गया था। यहीं से इन्होंने अपनी आवाज़ को एक क्रांति के रूप में, एक स्ट्रगल के रूप में बढ़ाया। फिर मार्टिन लूथर किंग, ये भी एक ब्लैक पर्सन थे, इन्होंने भी कलर के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव वाला सिस्टम होता था, उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। और इसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बराक ओबामा। ये खुद भी कलर में ऐसे ही थे, फिर भी ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने, वो भी 2009 से 2017 तक। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में भी, और जैसे जैसे सिस्टम बदलता जा रहा है, जैसे जैसे मॉडर्न सिस्टम में हम आते जा रहे हैं, हम अपनी सोच को बदलते हुए जा रहे हैं। तो यही बेटर होता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कंट्री के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ आपका चैप्टर क्लियर हुआ। थैंक यू।